हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के 1 घंटे में 100+ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और ये पार्ट 8 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 7 पार्ट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और ये जो वीडियो है ये टर्नर, वेल्डर, फीटर, मशीनिस्ट, प्लम्बर इन सभी ट्रेडों के लिए है। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे, और ये सभी ट्रेडों के लिए है। इसलिए एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि टर्नर, वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट और प्लम्बर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्प्रिंग डोरबेल पिन का दूसरा नाम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रोल पिन होता है। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्प्रिंग डोवेल पिन का दूसरा नाम रोल पिन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्प्लिट टेपर डोवेल पिन पॉजिटिव लॉकिंग प्रदान करती है। यह निम्न आकार में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका छोटा सिरा स्प्लिट होता है। और ये जो प्रश्न है 2006 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्प्लिट टेपर डोवेल पिन पॉजिटिव लॉकिंग प्रदान करती है, इसका छोटा सिरा स्प्लिट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टड का नट एंड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लंबाई में लंबा होता है। और ये जो प्रश्न है 2007 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे स्टड स्टड का नट एंड लंबाई में लंबा होता है। इसके एक सिरे को मशीन के बॉडी में लगा दिया जाता है तथा दूसरे सिरे पर नट लगाकर कई पार्ट बॉडी के साथ जोड़ दिया जाता है या फिर जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ब्लैक बोल्ट उत्पादन के अनुसार होते हैं इन्हें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इन्हें फोर्जिंग करके तैयार करते हैं। और ये जो प्रश्न है 2005 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ब्लैक बोल्ट का उत्पादन फोर्जिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मशीन बोल्ट को फोर्जिंग करने के उपरांत मशीन पर शुद्ध साइज में तैयार किया जाता है, इसके प्रयोग हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सुराख में अवकाश कम होता है। और ये जो प्रश्न है 2007 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी से रिलेटेड उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मशीन बोल्ट को फोर्जिंग करने के उपरांत मशीन पर शुद्ध साइज में तैयार किया जाता है, इसका प्रयोग सुराख में क्लियरेंस कम करने हेतु करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस नट की रेज्ड हाइट पर स्लॉट कटे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कैसल नट पर। और ये जो प्रश्न है 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कैसल नट के ऊपर कुछ भाग गोलाई में बढ़ा दिया जाता है, जिसमें स्लॉट काटे जाते हैं।
इससे नट की सामर्थ्य कम नहीं होती। लॉकिंग के लिए इसमें भी स्प्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस प्रकार के नट में स्लॉट काटने से नट कमजोर हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्लॉटेड नट। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी से रिलेटेड उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्लॉटेड नट के ऊपरी फेस पर 1/3 गहराई तक के स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट कटे होने के कारण स्लॉटेड नट कैसल नट के अपेक्षा कमजोर होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस वाशर के किनारे को मोड़कर नट को घुमाने से रोका जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टैब वाशर। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टैब वाशर लॉकिंग, यानी कि टैब वाशर लॉकिंग का प्रयोग नट को लॉक करने में किया जाता है जो किनारे यानी कि एज के निकट स्थित हो। इसे मोड़कर नट को घुमाने से रोका जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्नैप हेड रिवेट की लंबाई के लिए सामान्य सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि T+1.5D। और ये जो T है ये किस चीज़ को सूचित कर रहा है? तो ये रिवेट किए जाने वाले संधि की मोटाई को सूचित कर रहा है। और ये जो D है ये किस चीज़ को सूचित कर रहा है? तो ये रिवेट का व्यास को सूचित कर रहा है। और ये जो प्रश्न है ये 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्नैप हेड रिवेट की लंबाई के लिए सामान्य सूत्र T+1.5D है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पाइपों को बिछाने के लिए ट्रेंच की चौड़ाई पाइप के बाहरी व्यास से अधिक रहेगी, यानी कितना अधिक रहेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 30 से 45 सेंटीमीटर। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पाइपों को बिछाने के लिए ट्रेंच की चौड़ाई पाइप के बाहरी व्यास से 30 से 45 सेंटीमीटर अधिक रहेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वाटर टैप में वाशर का उपयोग वाटर टाइट टैप के लिए किया जाता है। निम्न में से यह किस पदार्थ की नहीं बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लकड़ी की नहीं बनाई जाती है। और ये जो प्रश्न है 2006 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे वाटर टैप में वाशर का उपयोग वाटर टाइट टैप के लिए किया जाता है जो रबर, फाइबर तथा चमड़े के बनाए जाते हैं, लेकिन लकड़ी के वाटर टैप में वाशर का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए चित्र में दिखाए गए ज्वाइंट यानी कि जोड़ का नाम क्या है? यानी कि ये जो जोड़ जो दिया गया है इसका आपको नाम बताना है, ये कौन सा जोड़ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एबटिंग लैप। कौन सा ये लैप है, यानी कौन सा ये जोड़ है? तो ये एबटिंग लैप जोड़ है। और ये जो प्रश्न है 2021 में पूछा गया हुआ प्रश्न, यानी बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चित्र में दिखाए गए ज्वाइंट यानी कि जोड़ का नाम एबटिंग लैप है। कई प्रकार के वेल्डिंग ज्वाइंट प्रयोग में लाए जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सा जोड़ होता है। तो एक होता है बट ज्वाइंट होता है, एक लैप ज्वाइंट होता है, एक टी ज्वाइंट होता है, एक प्लग ज्वाइंट होता है, एक स्ट्रैप ज्वाइंट होता है, एक एज ज्वाइंट होता है, एक कॉर्नर ज्वाइंट होता है। यानी कि इतने प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक बंकन यंत्र का उपयोग
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धातु को बेलनाकार चीज़ों में बदलने के लिए किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक बंकन यंत्र का उपयोग धातु को बेलनाकार चीज़ों में बदलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फीटो की ISI प्रणाली में 12 अक्षर को सूचित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि छिद्र को सूचित करता है। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फीटो की ISI प्रणाली में बड़ा अक्षर छिद्र को सूचित करता है तथा छोटा अक्षर शाफ्ट को सूचित करता है। यानी कि जो बड़ा अक्षर है वो किस चीज़ को सूचित करता है, तो वो छिद्र को सूचित करता है। और जो छोटा जो अक्षर है वो किस चीज़ को सूचित करता है, तो वो शाफ्ट को सूचित करता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अलग किए गए स्टब यानी STUB स्टब सिरे अनिवार्य रूप से किससे अधिक नहीं होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 40 से 50 mm यानी कि मिलीमीटर। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अलग किए गए स्टब सिरे अनिवार्य रूप से 40 से 50 मिलीमीटर से अधिक नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसका उपयोग टूटे हुए स्टड या पेंच को हटाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टड कर्षक। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी देख लेते हैं। जैसे स्टड कर्षक का उपयोग टूटे हुए स्टड या पेंच को हटाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से क्या नट बोल्ट स्क्रू आदि के सपोर्ट में लगा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वाशर। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे वाशर नट बोल्ट स्क्रू आदि के सपोर्ट में लगा होता है। अगला इसका पॉइंट है, जब नट और बोल्ट से दो भागों को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है तो नट को कसते समय पार्ट की सतह को खराब होने से बचाने एवं जोड़े जाने वाले पार्ट्स पर एक समान औजार दबाव क्षेत्र के लिए वाशर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। डीजल फिल्टर के निर्माण में निम्नलिखित पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो एक हो जाएगा कागज़ हो जाएगा, एक पतले तारों से बनी महीन जाली हो जाएगा, एक हो जाएगा सूती धागा टिश्यू हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है 2004 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डीजल फिल्टर के निर्माण के लिए कागज, पतले तारों की बनी महीन जाली तथा सूती धागा टिश्यू आदि में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर परास में वायु ईंधन अनुपात की आपूर्ति करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1:5 से 1:15 में। और ये जो प्रश्न है 2005 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा प्रश्न। जैसे पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगभग 1:5 से 1:15 परास में वायु ईंधन अनुपात की आपूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कार के निकास से निकलने वाले प्रदूषकों को
कम करने के लिए प्रयुक्त विशेष फिल्टर कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कैटालाइटिक कन्वर्टर। और ये जो प्रश्न है 2005 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कार के निकास से निकलने वाले प्रदूषक को कम करने के लिए प्रयुक्त फिल्टर कैटालाइटिक कन्वर्टर फिल्टर कहलाता है। अब हम प्रैक्टिस सेट सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो इसमें टर्नर, वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट और प्लम्बर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी इंजन या मशीन के विभिन्न अवयव में गीज को धार के रूप में किस यंत्र का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गीज गन का। और ये जो प्रश्न है 2002 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे किसी इंजन या मशीन के विभिन्न अवयव में गीज को धार के रूप में गीज गन यंत्र का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूनिवर्सल कपलिंग को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हुक कपलिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो प्रश्न है 2021 में पूछा गया हुआ प्रश्न है, यानी कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यूनिवर्सल कपलिंग को हुक कपलिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला है यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल कपलिंग लचीली यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए ये लचीली कपलिंग के अंतर्गत आती है। अगला इसका पॉइंट है, यह कपलिंग अधिकतर ऑटोमोबाइल वाहनों में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 100A तक की धारा के लिए वेल्डन हस्त स्क्रीन में साधारणतया प्रयुक्त रंगीन कांच की छाया संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 8 से 9 है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 100A तक की धारा के लिए वेल्डन हस्त स्क्रीन में साधारणतया प्रयुक्त रंगीन कांच की छाया जो संख्या है वो 8 से 9 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, संख्या प्रवेधनी श्रृंखला यानी कि नंबर ड्रिल सीरीज को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वायर गेज श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे संख्या प्रवेधनी श्रृंखला यानी कि नंबर ड्रिल सीरीज को वायर गेज श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कास्ट और नर्म सीट कार्यों में कौन से ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लैट ड्रिल यानी कि सपाट ड्रिल का। और ये जो प्रश्न है 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कास्ट और नर्म सीट कार्यों में सपाट ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। यह ड्रिल हाई कार्बन स्टील द्वारा बनाई जाती है। अगला है, इसका प्रयोग कास्ट और नर्म सीट कार्यों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक ड्रिफ्ट किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने हेतु प्रयुक्त होता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक ड्रिफ्ट मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने के लिए प्रयुक्त होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन ड्रिलिंग कार्य का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ट्रिपेनिंग। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ट्रिपेनिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यह पतले कार्यखंडों में बड़े व्यास के छिद्र करने की क्रिया है। इस क्रिया में केवल परिधि पर ही कटाई छिद्र प्राप्त किया जाता है। इसमें प्रयुक्त औजार को ट्रिपेनिंग औजार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक पिन को जोड़ने के लिए जिन पुर्जों का उपयोग होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि क्रैंक वेब। क्रैंक वेब का प्रयोग होता है। और ये जो प्रश्न है 2004 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक पिन को जोड़ने के लिए जिन पुर्जों का उपयोग होता है उन्हें क्रैंक वेब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इंजन में स्मॉल बियरिंग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एक बुश बियरिंग। और ये जो प्रश्न है 2004 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंजन में स्मॉल एंड बियरिंग में एक बुश बियरिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें झटके सहन करने की शक्ति अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रायः ईंधन तेल की प्रज्वलन गुणवत्ता निम्न होने पर दहन के दौरान डीजल इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न शोर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फ्यूल नॉन कहा जाता है, फ्यूल नॉक कहा जाता है। और ये जो प्रश्न है वो 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रायः ईंधन तेल की प्रज्वलन गुणवत्ता निम्न होने पर दहन के दौरान डीजल इंजनों के सिलेंडर में उत्पन्न शोर को फ्यूल नॉन नॉक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। माइक्रोमीटर स्पिंडल व एनविल के फेस बने होते हैं। यानी कि जो माइक्रोमीटर जो होता है उसका जो स्पिंडल और जो एनविल होता है उसका जो फेस होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कार्बाइड का बना हुआ होता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे माइक्रोमीटर में स्पिंडल और एनविल फ्रेम पर लगा होता है जो कि यानी कि जो क्रोमियम स्टील के बने होते हैं जिनके ऊपर कार्बाइड टिप लगाई जाती है जिससे कार्य करते समय वह घिसता नहीं है। कार्बाइड टिप हार्ड मेटल होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नेल। और ये जो प्रश्न है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्क्रू नट और बोल्ट यानी कि स्क्रू नट और बोल्ट यानी कि इन तीनों फास्टनर का प्रकार है। यानी कि ये तीनों जो है वो फास्टनर का प्रकार हैं। इसके द्वारा अस्थायी जोड़ बनाया जाता है। नेल थ्रेडेड फास्टनर नहीं है। नेल माइल्ड स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सैडल की को फिट करने के लिए कीवेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी केबल हब पर कटा होता है। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है।
अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। सैडल की के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रकार की चाबी को फिट करने के लिए केबल हब में चाबी घाट बनाया जाता है और शाफ्ट पर चाबी घाट नहीं बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चक नट में नट की लॉकिंग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि साधारण नट व चक नट के आपसी प्रतिरोध से। और ये जो प्रश्न है 2009 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लॉक नट या चक नट का इस्तेमाल हमेशा साधारण स्टैंडर्ड नट के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि स्मॉल डी रिवेट का व्यास है तो रिवेट के मध्य से प्लेट के किनारे तक की दूरी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1.5 डी। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रिवेट के मध्य से प्लेट के किनारे तक की दूरी को मार्जिन कहते हैं। यह दूरी सामान्यतः 1.5 डी लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दी गई आकृति में दर्शाए गए कोणीय मापक यंत्र का नाम क्या है। यानी कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यूनिवर्सल वेबल गेज। और ये जो प्रश्न है 2021 में पूछा गया वो प्रश्न है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दी गई आकृति में कोणीय मापन यंत्र यूनिवर्सल वेबल गेज है। अगला इसका पॉइंट है यूनिवर्सल वेबल गेज का उपयोग टूल मेकर्स द्वारा भी किया जाता है। अगला पॉइंट है यह कोण को मापता है। इसको यांत्रिक प्रोटेक्टर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फ्लैट चीजल के कटिंग एज में कुछ कन्वेक्सिटी क्यों दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कटिंग एज को धातु में फंसने से बचाने के लिए। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फ्लैट चीजल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए किया जाता है या लाया जाता है। इसका कटिंग एज थोड़ा उन्तोदर यानी कि कॉन्वेक्स होता है, जिससे कटिंग करते समय सिरों में नहीं घसता व कम ताकत में कटिंग आसानी से होती रहती है। अगला इसका पॉइंट है BIS के अनुसार यह 100 से 400 mm तक लंबाई में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्गन। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है सेकंड शिफ्ट में। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आर्गन एक अधातु है, यह एक रासायनिक तत्व है। अगला है आर्गन को वायु से प्रभावी आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। पृथ्वी की वायु में 0.93% आर्गन है। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इस्पात के थर्मिट वेल्डन में प्रयोग किया जाने वाला धातु पाउडर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम को किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो कैपिटल ए और एल से सूचित करते हैं। और ये कब पूछा गया प्रश्न है, तो 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे थर्मिट वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आता है।
अगला इसका पॉइंट है, इसमें आयरन ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम का पाउडर भार अनुसार 3:1 के अनुपात के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है, यह वेल्डिंग विधि ज़्यादातर रेल लाइनों को वेल्ड करने में प्रयोग किया जाता है। और ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया हुआ, ये यहाँ से बहुत बार ये पूछा ही जाता है, इसलिए इस वाले पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। टेंजेंशियल की जोड़े में प्रयोग की जाती है। यह 120 डिग्री के कोण पर स्थित होती है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्लाई व्हील रोलिंग मिल में। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टेंजेंशियल की जोड़े में प्रयोग की जाती है। यह 120 डिग्री के कोण पर स्थित होती है। इसका प्रयोग फ्लाई व्हील रोलिंग मिल में किया जाता है। अब हम प्रैक्टिस सेट थर्ड को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आप अगर कोई भी अपडेट अगर मिलता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेल्डिंग टॉर्च के नोजल में बने सुराख को किससे साफ करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रश द्वारा साफ करते हैं। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वेल्डिंग टॉर्च के नोजल में बने सुराख को ब्रश द्वारा साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। गैस वेल्डन में सामान्यतः प्रयुक्त लौ यानी कि फ्लेम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक है उदासीन है, दूसरा ऑक्सी कारक है, तीसरा कार्बोरी कारक है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस करते हैं। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते भी हैं। तो आइए अब देखते हैं। तो उदासीन ज्वाला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस ज्वाला में ऑक्सीजन यानी कि O2 और एसिटिलीन यानी कि C2H2 दोनों गैस 1:1 अनुपात में रहता है। अगला है कार्बोराइजिंग ज्वाला यानी कार्बोराइजिंग फ्लेम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन की अपेक्षा जो एसिटिलीन होता है वो यानी कि एसिटिलीन यानी कि C2H2 अधिक होती है। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो अनुपात होता है वो 1:2 होता है। अगला है ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला यानी कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें एसिटिलीन की अपेक्षा ऑक्सीजन अधिक होती है। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होती है। तो आई होप ये तीनों फ्लेम आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ग्रे कास्ट आयरन की घनीकरण यानी कि सॉलिडिफिकेशन रेंज क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2400 से 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे ग्रे कास्ट आयरन का घनीकरण यानी कि सॉलिडिफिकेशन जो रेंज जो होता है वो 2400 से 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसे अधिक टफ बनाने के लिए इसमें अधिकतर निकल, क्रोमियम या वेनेडियम के साथ एलॉय बनाया जाता है या मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। धातु पार्टों पर निकिल क्रोमियम की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त ए एवं बी। देख लेते हैं कौन कौन सा। तो परत इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि जंग से बचाने को, दूसरा है पॉलिश में सुंदरता लाने को,
और ये जो प्रश्न है 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे धातु के पार्टों पर निकल क्रोमियम की परत जंग से बचाने के लिए पॉलिश में सुंदरता लाने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा भाग लेथ शीर्ष स्लाइड पर बिल्कुल सही बैठता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टूल पोस्ट। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे टूल पोस्ट लेथ की शीर्ष स्लाइड पर बिल्कुल सही बैठता है। अगला इसका पॉइंट है कटिंग टूल को पकड़ने तथा लेकर चलने वाले भाग को टूल पोस्ट कहते हैं। अगला इसका पॉइंट है टूल पोस्ट कंपाउंड रेस्ट के ऊपर स्थित होता है। अगला इसका पॉइंट है शीर्ष स्लाइड यानी कि टॉप स्लाइड कंपाउंड रेस्ट की ऊपरी भाग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फेस प्लेट पकड़ या बांधी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हेड स्टॉक स्पिंडल पर पकड़ या बांधी जाती है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यह ढलवा लोहे की एक गोल डिस्क होती है जिसके केंद्र में चूड़ी कटा हुआ छेद होता है, जिसके द्वारा इसे मुख्य स्पिंडल के चूड़ीदार सिरे पर कसना होता है। इसमें यानी कि इनमें विभिन्न प्रकार के आकार व साइज के अनेकों छेद व खांचे कटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कोन प्लेट का कोण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 90 डिग्री है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यह ढलवा लोहे की एक प्लेट है जिसकी दोनों सतहें दोनों ओर से मशीनित करके ठीक 90 डिग्री पर बनाई जाती है। इसकी दोनों सतहों पर विभिन्न स्थितियों में आर पार छेद तथा स्लॉट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सेंटर ड्रिल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कंटिन्यूएशन ड्रिल बीट। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेंटर ड्रिल का दूसरा नाम कंटिन्यूअस या फिर कंटिन्यूएशन ड्रिल बीट होता है। यह ड्रिल लगातार कटाई करता रहता है। नाम से ही पता चला कंटिन्यूअस लगातार, ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। सेंट्रल ड्रिल बीट उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक मानक भूमि ड्रिल का पॉइंट कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 118 डिग्री है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक मानक भूमि यानी कि ग्राउंड ड्रिल का पॉइंट जो कोण है वो कितना होता है? तो 118 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ब्रेस्ट टाइप इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन में फीड ब्रेस्ट द्वारा दी जाती है। इन मशीनों से कितना व्यास तक के सुराख किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6 से 12 mm तक के व्यास तक के सुराख किए जा सकते हैं या फिर किए जाते हैं। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ब्रेस्ट टाइप इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में फीड ब्रेस्ट द्वारा दी जाती है। इन मशीनों से 6 से 12 mm व्यास तक के सुराख किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ड्रिलिंग जिग का प्रयोग किया जाता है। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ड्रिलिंग जिग का प्रयोग व्यापक उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन में करते हैं। जिग जॉब को होल्ड एवं टूल को गाइड दोनों करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ड्रिल स्लीव में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बोथ बी एंड सी। देख लेते हैं कौन कौन सा। तो ड्रिल स्लीव में इंटरनल टेपर और एक्सटर्नल टेपर दोनों होता है। अब देख लेते हैं ये कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ड्रिल स्लीव में आंतरिक टेपर यानी कि इंटरनल टेपर तथा बाह्य टेपर यानी कि एक्सटर्नल टेपर दोनों होता है। इसका प्रयोग टेपर सैंक ड्रिल जो सीधे मशीन के स्पिंडल में नहीं आते हैं अर्थात ढीले रहते हैं उसको फिट करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चालकों पर स्टॉक ब्रिज डैम्पर लगाया जाता है ताकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कंपनों को रोका जा सके। और ये जो प्रश्न है 2001 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चालकों पर स्टॉक ब्रिज डैम्पर लगाया जाता है ताकि कंपनों को रोका जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ड्राई कूलिंग कॉइल लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेक्शन लाइन की ओर लगाया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2003 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ड्राई कूलिंग कॉइल का प्रयोग सेक्शन लाइन की ओर किया जाता है। इस शीतलन प्रणाली का प्रयोग इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नट के अभिकल्पन में महत्वपूर्ण बीमा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हाइट। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे नट के अभिकल्पन में महत्वपूर्ण बीमा हाइट होती है। अगला है टेम्परेरी फास्टनिंग करने के लिए बोल्ट के साथ जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे नट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जब एक नट के नीचे वाशर स्थापित करने के द्वारा उसे कसा जाता है तब बोल्ट की स्थिति क्या हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेनेसाइल स्ट्रेस हो जाती है, यानी कि तनन प्रतिबल हो जाती है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले देख लेते हैं ये कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जब एक नट के नीचे वाशर स्थापित करने के द्वारा उसे कसा जाता है तब बोल्ट की स्थिति तनन प्रतिबल हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वर्तन के दौरान कनकेव फेस किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि औजार का अनुचित क्लैंपन। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वर्तन के दौरान कनकेव फेस औजार का अनुचित क्लैंपन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, धातु चादर कार्य में औजार पर कटिंग बल घटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि औजार को कर्तन कोण प्रदान करके। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे धातु चादर कार्य में औजार पर कटिंग बल औजार को कर्तन कोण प्रदान करके घटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सुंदरता में वृद्धि करने तथा
मजबूती को बढ़ाने के लिए गोलाकार एवं लंबी वस्तुओं के लिए किस प्रकार की गोट या किनारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वायर्ड एज। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सुंदरता में वृद्धि करने तथा मजबूती को बढ़ाने के लिए गोलाकार एवं लंबी वस्तुओं के लिए वायर्ड किनारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चादर में प्रयुक्त होने वाले एकल भी तथा एकल यू जोड़ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 से 10 मोटाई के होते हैं। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे धातु चादर में प्रयुक्त होने वाले एकल भी तथा एकल यू जोड़ 5 से 10 मोटाई के होते हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि टर्नर, वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट और प्लम्बर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंजेक्टर पर किया जाने वाला टेस्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो एक है प्रेशर टेस्ट है, एक है स्प्रे टेस्ट है, एक है लीक टेस्ट है, यानी कि तीनों टेस्ट हैं। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंजेक्टर्स को टेस्ट करने की निम्नलिखित विधियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? एक है प्रेशर टेस्ट है, एक लीक टेस्ट है, एक स्प्रे टेस्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक स्केल जिसके दो अंशांकन के बीच की दूरी उस अंशांकन के मान के समानुपाती हो तो वह स्केल कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रेखीय स्केल कहलाती है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक स्केल जिसके दो अंशांकन के बीच की दूरी उस अंशांकन के मान के समानुपाती हो तो रेखीय स्केल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। छोटे नाप के ड्रिल चिन्हित नहीं होते एवं उनके नाप किसके प्रयोग से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ड्रिल गेज के प्रयोग से जाने जाते हैं। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे छोटे नाप के ड्रिल चिन्हित नहीं होते हैं एवं इनके नाप ड्रिल गेज के प्रयोग से जाने जाते हैं। ड्रिल गेज के मार्गदर्शन द्वारा सटीक ड्रिलिंग तथा स्थान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। स्पार्क प्लग का कौन सा मुख्य भाग है, यानी कि आपको मुख्य भाग बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो इंसुलेटर है, दूसरा टर्मिनल है, तीसरा सेंट्रल इलेक्ट्रोड है। अब देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। उसका पहले देख लेते हैं ये कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको क्लियर हो ही जाएगा। जैसे स्पार्क प्लग का मुख्य भाग है, कौन कौन से होते हैं इन सभी के बारे में देख लेते हैं। जैसे एक होता है इंसुलेटर होता है, एक होता है टर्मिनल होता है, एक सेंटर इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है ग्राउंड इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है गैस्केट वाशर होता है, एक होता है सीलिंग रिंग होता है। तो ये सभी जो दिए गए हैं स्पार्क प्लग के मुख्य भाग के नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक जॉइंट होता है जिसमें मेंबर्स एक ही प्लेन में होते हैं, इस जॉइंट को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बट जॉइंट कहते हैं। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बट जोड़ में जोड़े जाने वाले मेंबर्स एक ही प्लेन में होते हैं,
क्योंकि बट जोड़ में दो किनारों को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा वेल्डिंग दोष नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चील, यानी कि जो चील है वो वेल्डिंग दोष नहीं है। और ये जो प्रश्न है 2020 में पूछा गया हुआ प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट में। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चील वेल्डिंग दोष नहीं है। अगला इसका पॉइंट है अंडरकट संरद्रता संलयन की कमी वेल्डिंग दोष है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, गामा किरणें किसके द्वारा उत्पन्न नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वेल्डिंग के द्वारा उत्पन्न नहीं होती है। और ये जो प्रश्न है 2020 में पूछा गया वो प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट में। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गामा किरणें वेल्डिंग द्वारा उत्पन्न नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, परिसज्जित टर्निंग क्रिया किए हुए शाफ्ट का व्यास इससे जांचा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि माइक्रोमीटर से जांचा जाता है। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे परिसज्जित टर्निंग क्रिया किए हुए शाफ्ट का व्यास माइक्रोमीटर द्वारा जांचा जाता है। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक यानी कि जो एक्यूरेसी होता है वो कितना होता है? तो 0.01 mm होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अंगुस्ताने की अक्षीय उन्नति एक माइक्रोमीटर में पिच के रूप में जाना जाता है। जब अंगुस्ताना पूर्ण करेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक चक्र में, यानी कि एक चक्र कहलाएगा। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये प्रश्न। आइए देख लेते हैं। जैसे माइक्रोमीटर के स्पिंडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी माइक्रोमीटर की एक पिच कहलाती है या कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ट्यूब माइक्रोमीटर से चेक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पाइप की मोटाई चेक होता है किससे? तो ट्यूब माइक्रोमीटर से। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे ट्यूब माइक्रोमीटर का उपयोग पाइप या पाइप नुमा खंडों की दीवार या पाइप की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। इसमें फिक्स्ड एनविल स्पिंडल से 90 डिग्री पर रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रीडिंग के लिए उचित दबाव देना, यही इसका कार्य है। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं रैचेट स्टॉप के बारे में। तो माइक्रोमीटर से रीडिंग लेते समय मनुष्य के ताकत के अनुसार रीडिंग कुछ कम या अधिक हो सकती है। इस कमी को दूर करने के लिए माइक्रोमीटर के साथ रैचेट स्टॉप लगाया जाता है। रैचेट का कार्य माप लेते समय एक समान दबाव देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एसी डीसी में परिवर्तित करने वाले विद्युत उपकरण या साधन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्रश्न है 2021 में पूछा गया वो प्रश्न है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एसी डीसी में परिवर्तित करने वाले यंत्र को रेक्टिफायर नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जंग रोधी इस्पात के ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डन के लिए प्रयुक्त ज्वाला उदासीन है या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जरा सा कार्बुरक, यानी कि स्लाइटली कार्बोराइजिंग है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जंग रोधी इस्पात के ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डन के लिए प्रयुक्त ज्वाला उदासीन या जरा सा कार्बुरक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से अंतरण की कौन सी विधि उच्च अवकीर्ण दे सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोलाकार व लघु पथक। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गोलाकार व लघु पथक विधि उच्च अवकीर्ण दे सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ताप प्लास्टिक वेल्डन छड़ के अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रायंगुलर होता है। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ताप प्लास्टिक वेल्डन छड़ के अनुप्रस्थ काट का आकार त्रिकोणीय यानी कि ट्रायंगुलर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। HAZ का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हीट अफेक्टेड जोन। यानी कि HAZ का अर्थ क्या होता है? तो H4 होता है हीट, A4 अफेक्टेड होता है, Z4 क्या होता है? तो जोन होता है। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे HAZ का अर्थ ऊष्मा प्रभावित क्षेत्र यानी कि हीट अफेक्टेड जोन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विभिन्न वेल्ड अवस्थाओं के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का डिज़ाइन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फास्ट फ्रीज का डिज़ाइन किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विभिन्न वेल्ड अवस्थाओं के लिए दूरस्थ हीमन यानी कि फास्ट फ्रीज प्रकार के इलेक्ट्रोड का डिज़ाइन किया जाता है या किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ऑक्सीजन कर्तन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली कर्तन टॉर्च में उपलब्ध विवृतों की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 7 है, यानी कि 7 है। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन कर्तन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली कर्तन टॉर्च में उपलब्ध विवृतों की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसी क्षैतिज तल में शीर्षोपरि संधियों के वेल्डन के लिए प्रयुक्त गैस वेल्डन का तकनीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैक हैंड। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे किसी क्षैतिज तल में शीर्षोपरि संधियों के वेल्डन के लिए प्रयुक्त गैस वेल्डन का तकनीक बैक हैंड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा आर्क वेल्डन का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एयर एसिटिलीन, ये नहीं है। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वायु एसिटिलीन वेल्डन आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। अब हम प्रैक्टिस सेट 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि टर्नर, वेल्डर, फीटर, मशीनिस्ट और प्लम्बर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय गंदगी अंदर की तरफ ना जाए, इसके लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्लग का प्रयोग करते हैं। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय गंदगी अंदर की तरफ न जाए, इसके लिए प्लग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डिलीवरी वाल्व खुलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डीजल के दबाव के द्वारा खुलता है, यानी कि डीजल के दबाव द्वारा। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे डिलीवरी वाल्व डीजल के दबाव द्वारा खुलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लेथ की कटाई में ब्रॉन्ज का टिप किस धातु का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ होता है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे लेथ की कटाई में ब्रॉन्ज का टिप जो होता है वो टंगस्टन कार्बाइड या फिर टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारी गहरे कर्तन का रेक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे भारी गहरे कर्तन का रेक कोण ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होता है। इस कोण का मान काटी जाने वाली धातु पर निर्भर रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डीजल इंजन में हवा को चार्ज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इनलेट वाल्व के द्वारा। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे डीजल इंजन में इनलेट वाल्व के द्वारा हवा को चार्ज किया जाता है तथा आउटलेट वाल्व द्वारा जली हुई गैस सिलेंडर से बाहर निकलती या निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डीजल टैंक में सेडिमेंट चेंबर बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि निचले तल पर बना होता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे डीजल टैंक में सेडिमेंट चेंबर निचले तल पर बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बैक गियर को कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी किसके कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि थ्रेड कटिंग के लिए इसका प्रयोग थ्रेड कटिंग कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सामान्य रूप से बैक गियर को थ्रेड कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। लेथ पर बैक गियर की सहायता से थ्रेड कटिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर की कठोरता लगभग कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 62 HRC होती है। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे HSS मिलिंग कटर की कठोरता लगभग 62 HRC होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक बाहरी धुरा जल्दी निकालने के लिए निम्नलिखित
टैपरों में से सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3.5 इंच TPF। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक बाहरी धुरा जल्दी निकालने के लिए 3.5 इंच TPF टेपर सबसे उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डीजल फिल्टर बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी हैं। अब कौन कौन सा है ये भी देख लेते हैं। जैसे कागज का भी बना हुआ होता है, नमदा का भी बना होता है, महीन तार की जाली का भी बना हुआ होता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डीजल फिल्टर कागज, नमदा तथा महीन तार की जाली आदि द्वारा बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ब्राउन और शार्प टेपर्स का प्रयोग सामान्यतः होता है, यानी किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मिलिंग मशीन में होता है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ब्राउन और शार्प टेपर का प्रयोग सामान्यतः मिलिंग मशीन में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, खराद पर चेजिंग डायल का उद्देश्य प्राप्त करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रत्येक कटाई की शुरुआत में थ्रेड को ठीक से उठाना। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे खराद पर चेजिंग डायल का उद्देश्य है प्रत्येक कटाई की शुरुआत में थ्रेड को ठीक से उठाना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आंतरिक कुंजी मार्ग किसके द्वारा काटी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब देख लेते हैं किसके किसके द्वारा। तो एक है शेपिंग मशीन के द्वारा भी काटी जा सकती है या फिर जाती है। दूसरा है ब्रांचिंग मशीन के द्वारा भी। तीसरा दिया गया है स्लॉटिंग मशीन के द्वारा भी। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आंतरिक कुंजी मार्ग शेपर मशीन, ब्रांचिंग मशीन, स्लॉटिंग मशीन द्वारा काटी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उच्च गति मिलिंग कार्य के लिए किस प्रकार के मिलिंग कटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निगेटिव रेक। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उच्च गति मिलिंग कटर के लिए ऋणात्मक रेक यानी कि निगेटिव रेक मिलिंग कटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डीजल इंजन में अधिकतम व न्यूनतम चाल नियमित रखने के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गवर्नर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डीजल इंजन में अधिकतम व न्यूनतम चाल नियमित रखने के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ गवर्नर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, न्यूमेटिक गवर्नर के साथ इनलेट मैनीफोल्ड में लगी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्लंजर। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे न्यूमेटिक गवर्नर के साथ इनलेट मैनीफोल्ड में प्लंजर लगी होती है। गवर्नर के द्वारा इंजन के फ्यूल को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक जेट इंजन में
वायु एवं ईंधन अनुपात का क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 15:2। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक जेट इंजन में वायु एवं ईंधन अनुपात जो होता है वो कितना, तो 15:2 का क्रम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पंप भरण प्रणाली। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए पंप भरण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सेडिमेंट चेंबर की व्यवस्था करने का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डीजल से भरी वस्तुओं को अलग करना। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेडिमेंट चेंबर की व्यवस्था करने का उद्देश्य डीजल से भारी वस्तुओं को अलग करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डीजल फ्यूल के जलने की सरलता किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि C10 नंबर के द्वारा दर्शाई जाती है। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डीजल फ्यूल के जलने की सरलता C10 नंबर द्वारा दर्शाई जाती है। अगला है डीजल की C10 जो नंबर होता है वो कितना, तो 30 से 50 होता है। पेट्रोल का जो ऑक्टेन जो नंबर होता है वो कितना होता है, तो 80 से 90 होता है। आइसो ऑक्टेन का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो कितना होता है, तो 100 होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे। इसलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देखकर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।